दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश पर सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, पटना, भागलपुर, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में 14 चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार में प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक शीट, पैकेजिंग सामग्री, कैरी बैग, थर्माकोल, इससे उत्पादित कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, कटोरी आदि की खरीद बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद बिहार सरकार के द्वारा भी इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगर कोई भी आम व्यक्ति सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करता है तो फिर उस पर 500 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर कोई औद्योगिक स्तर पर ऐसा करता है तो उस पर 20,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ 5 साल की जेल भी हो सकती है। जब सरकार ने प्लास्टिक से बनी सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यहाँ तक कि प्लास्टिक के झंडे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार 10 जुलाई को मनाया जाएगा। आपको बता दूं कि दिल्ली के आसपास में बादलों के छाए रहने की वजह से चांद के दीदार नहीं हो सके, लेकिन तमिलनाडु, अपना बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के में आमतौर पर बकरीद का चांद नजर आया। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के कई हिस्सों में बृहस्पतिवार को इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा का चांद आमतौर पर नजर आया है और इसकी तस्दीक हुई है। लिहाजा ईद उल अजहा का त्यौहार 10 जुल्हिज्जा यानी कि 10 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। ये इत्तेफाक ही है कि इस बार आम कैलेंडर और इस्लामी कैलेंडर का नया महीना एक साथ शुरू हो रहा है, यानी कि आम कैलेंडर 10 तारीख पर पड़ता है तो इस्लामिक कैलेंडर भी 10 तारीख पर ही पड़ता है, यानी कि आम कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर साथ साथ में अभी चल रहा है। इस्लामिक कैलेंडर में 29 या फिर 30 दिन होते हैं जो चांद दिखने पर निर्भर करते हैं। आपको बता दें कि बकरीद का त्यौहार चांद दिखने के 10वें दिन मनाया जाता है और ईद उल जुहा यानी कि अजहा या फिर बकरी ईद उल फित्र को 2 महीने 9 दिन बाद मनाई जाती है। जहाँ वही मुस्लिम संगठन इमारत शरिया हिंद ने भी 10 जुलाई को बकरी ईद का त्यौहार मनाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि ओबीसी की पार्टी से आरजेडी में आए चारों विधायकों का आरजेडी के पार्टी दफ्तर में जोरदार स्वागत किया गया। तो आपको मालूम है इस दौरान आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी स्वागत किया और बधाई दी। इसी मौके पर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वे जल्द ही सीमांचल का दौरा करेंगे। सीमांचल पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए उन्होंने सीमांचल जाने का फैसला कर लिया है। कुछ दिनों में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ओबीसी की पार्टी से आरजेडी में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनका आना आरजेडी और महागठबंधन के लिए एक बड़ी जीत है। सभी पहलुओं की जांच करने के बाद आज आधिकारिक रूप से भी इसकी घोषणा कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी में शामिल हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के चारों विधायकों से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने सदन में इस बात की घोषणा कर दी है कि चारों विधायकों को आरजेडी में सम्मिलित किया जाता है। देश के हालात और जनता की मांग को देखते हुए ओवैसी की पार्टी के विधायकों ने आरजेडी में आना उचित समझा, ये कहना है तेजस्वी यादव का। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बात का ये हुआ है कि आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई है। विपक्षी दल में दूसरे दल के विधायकों का विलय करना अन्य दलों से अलग है। अमूमन जो सत्ताधारी दल होते हैं वही ज़्यादातर लोग विलय करते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की विचारधारा ये बताता है कि ये इतना मजबूत है कि हर कोई इससे प्रभावित रहता है। लोग खुद आरजेडी से जुड़ रहे हैं, ये विचार की जीत हुई है। जो वरना इतने साल से विपक्ष में रहने के बावजूद भी बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में अकेले चुनाव करके देखें। जब बीजेपी
पहले से ही संविधान और लोकतंत्र विरोधी रही है। सीमांचल में ज़्यादातर सीटें कांग्रेस को दी गई थी। जितनी संख्या सीमांचल से मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली थी, लेकिन अब इनके आने से हम सीमांचल में भी मजबूत हो गए हैं। सीमांचल में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, इसे लेकर के क्षेत्र के विधायक भी चिंतित है। हम लोग अब सीमांचल के विकास के लिए काम करेंगे। बजट का पैसा सीमांचल के इलाकों में भी खर्च होना चाहिए। लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग सीमांचल में हैं। तेजस्वी यादव ने बताया है कि वे जल्द सीमांचल का दौरा करने वाले हैं, सीमांचल के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। अख्तरुल ईमान के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे हमारे पार्टी के सदस्य रहे हैं या वे हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारा साथ तो उन्होंने ही छोड़ा था, हमने उन्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि धोखा उन्होंने हमें दे दिया। जो भविष्य के लिए तैयारी नहीं करता उसका अस्तित्व मिट जाता है। बड़ी पार्टी बना करके झुंझुना थोड़े ही न बजाना है, बड़ी पार्टी हमें बिहार जनता ने बनाया है। अख्तरुल ईमान का बयान बिल्कुल भी गलत है। इन चारों विधायकों ने अपनी इच्छा जताई थी कि हम लोग आरजेडी में आना चाहते हैं, तब कैसे हम इनका इनकार करते। आरजेडी इनका पुराना घर है, इन चारों विधायकों की घर वापसी हुई है। हम A to Z की बात करते हैं, हम सभी की बात करते हैं। हर पार्टी का ये दायित्व होना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी एक की नहीं बल्कि सबकी बातें करनी चाहिए। आरजेडी ऐसी पार्टी है जिसने अपने संगठन में अति पिछड़ा और दलित को आरक्षण दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था और सरकार संचालन पर जमकर के हमला बोला है। बीजेपी नेताओं को मिल रही जान से मारने की धमकी पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार के अंदर ही जब स्थिति इस सीमा तक अविश्वासपूर्ण, अराजक और विस्फोटक हो गई हो कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को अपनी ही राज्य सरकार की पुलिस, विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं रहा हो, तो फिर क्या किया जाए। या भाजपा के अधिकांश नेताओं को केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि उन्हें अपनी ही डबल इंजन सरकार, गृह मंत्री, गृह विभाग और बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट लिखा है कि जो उप मुख्यमंत्री, भाजपाई मंत्री, विधायक और सांसद स्वयं की सरकार में सुरक्षित नहीं महसूस करता है, तो फिर वे जनता को क्या खाक सुरक्षा का एहसास कराएगा। जनता की गाड़ी कमाई के दम पर केंद्रीय सुरक्षा बलों से स्वयं की सुरक्षा करवाना ही इन बुज़दिल डरपोक भाजपाइयों का संस्कार और इतिहास है। एनडीए के नेता चुनाव में सुशासन की सरकार बताते हैं, जब वहीं चुनाव बाद आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ फुटोवल, मान मनोवल, गाली गलौज, छुरा भौंक, दोषारोपण और छिटकांस का माहौल बनाते रहते हैं। जब पर अब हद तो यह हो गई है कि भाजपा के विधायक अपनी शानो शौकत और सुरक्षा के लिए राजकीय सुरक्षा बलों के बजाय केंद्र सुरक्षा बलों की शरण में जा छुपे हैं। केंद्र सरकार बताए कि उसने बिहार में भाजपा के ही जंगल राज से प्रताड़ित बिहार के दर्जन भर छुट भैया भाजपाई नेताओं को केंद्र सुरक्षा प्रदान क्यों की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि क्या करदाताओं की खून पसीने की कमाई इन भाजपाई नेताओं का शौक पूरा करने के लिए है क्या प्रधानमंत्री चुनाव में इसी मंगल राज की बात करते थे कि बिहार के सैकड़ों नेताओं को केंद्र सुरक्षा दी जाएगी। बिहार के स्थानीय नेताओं को केंद्र सुरक्षा देने का सीधा अर्थ यह है कि बिहार में भाजपा प्रायोजित, संरक्षित और संपोषित गुंडा राज, जंगल राज और राक्षस राज अब भाजपा के ही हाथ से बेकाबू है एवं इन्हें अब अपने ही बिहार सरकार पर भरोसा नहीं है। जंगल राज का झूठा राग अलापते अलापते उन्होंने खुद को ही महाजंगल राज ला दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर में चोरी की बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। दरअसल 0 माइल थाना क्षेत्र के गंगा बिहार कॉलोनी निवासी राजीव लोचन चौधरी के घर से चोरों ने 67 भरी सोना, 6 किलो चांदी और 2 लाख से अधिक नगद ले उड़े। करीब 40 लाख की चोरी बताई जा रही है। इस बीच पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजीव लोचन ने बताया है कि वे 29 की रात को वे नवगछा के खरीक गए थे, जहाँ उसे पड़ोस के लोगों से सूचना मिली कि उनका घर खुला है। जब देखा तो फिर नीचे से ऊपर तक का ताला टूटा हुआ था, अलमारी खुला हुआ था जिसमें 67 भरी सोना, 6 किलो चांदी था। थाना से एसपी तक को कई बार फोन लगाया गया, लेकिन भी कोई भी जवाब नहीं मिला। जब थाना जाकर के आवेदन दिया तो फिर पुलिस पहुंची। दोस्तों बात करते हैं कि कोसी नदी में शुक्रवार को शिक्षक शिक्षिकाओं से भरी नाव बीच नदी में जाकर के फंस गई। जब शिक्षकों एवं नाविकों के काफ़ी मशक्कत के बाद
फंसी नाव को एक दूसरे नाव के सहारे एवं धक्का देकर के किसी तरीके से धारा में लाया जा सका। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक नदी में सभी फंसे रहे और बड़ी अनहोनी से बच गई। जानकारी के अनुसार सामान्य दिनों की तरह शुक्रवार को भी नदी की दूसरी तरफ संचालित स्कूलों में पठन पाठन के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं एकत्रित हुए, लेकिन ये दिन सामान्य नहीं था। जैसे ही बीच नदी में नाव फंसी तो फिर सभी या ऊपर वाले को याद करने लगे। कई विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका नदी पार करने के लिए ईटू स्पर घाट पर बड़ी नाव में सवार थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक नाव फंस गई। नाविक ने उतर करके नाव की पंखी देखा तो फिर वह पूरी तरीके से ठीक था। हालांकि धक्का देने के बाद भी नाव धारा पर नहीं पहुंची। शिक्षकों को पानी में उतरना पड़ा। शिक्षकों और नाविक ने तैरते हुए नाव को धक्का लगाया। शिक्षिकाएं नौका पर ही बैठी रही। त्राहिमाम मचाने के बाद बगल से गुजरे रही नाव सहारा बनी। लगभग 1 घंटे तक पानी में फंसे रहने के बाद नाव को नदी के धारा के साथ जोड़ा जा सका और सभी की जान बची। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में कल कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में राजकोषीय घाटा पिछले साल के 15,103 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर के 29,827 करोड़ रुपए हो गई है। जब कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि 2004 से 5 के बाद दूसरी बार 2020-21 के दौरान राज्य को 11,325 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा। कैग ने कहा कि 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में 10% की वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों में हालांकि पिछले साल की तुलना में 3% की वृद्धि हुई है, फिर भी यह 2018-19 की तुलना में 2.75% कम थी। जब बिहार को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पिछले साल की तुलना में अधिक धन उधार लेना पड़ा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महानंदा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि से चक्करदार मार्ग टूट गया है। डायवर्सन टूटने की वजह से इलाके के कई पंचायतों निचले इलाकों के खेत खलिहानों में पानी चला गया है। वहीं डायवर्सन टूटने की वजह से लोगों का आवागमन ठप हो गया है। जानकारी के मुताबिक मामला कदवा प्रखंड के नरगड्डा गांव इलाके का है, जहां महानंदा नदी के जलस्तर में इजाफे से बड़े दबाव की वजह से करीब 10 फीट डायवर्सन कट करके पानी में बह गया। जहां चक्करदार मार्ग टूटने की वजह से कई स्थानीय गांवों में पानी फैल गया। आपको बता दें कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और नेपाल में बैराज के गेट खोल दिए जाने के कारण सीमांचल की अधिकांश नदियां पानी से लबालब है। जहां कटिहार के निचले इलाके के खेत खलिहान और गाँव में हालात जलमग्न है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत बिहार के सभी जिलों के लिए 14 पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्तियां बिहार तकनीकी सेवा आयोग में फूड एनालिस्ट के पदों पर निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। पदों के विवरण के बारे में बात करें तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने फूड एनालिस्ट के 14 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर योग्यता के बारे में बात करें तो फिर इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आदि निर्धारित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 37 साल निर्धारित की गई है। आयु में छूट की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को देखें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर आवेदन करें। इसकी वेबसाइट है www.pariksha.nic.in। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है https://pariksha.nic.in। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मानसून के एक्टिव होने से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बक्सर समेत 25 जिलों में आज झमाझम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार आज बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सुपौल, अररिया, सिवान, सारण, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार के पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, भागलपुर, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले में भी कुछ स्थानों पर बारिश और फिर वज्रपात होने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों को बिना काम घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है, क्योंकि वज्रपात से लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लोगों की जानें जा सकती है। जहाँ वहीं ख़राब मौसम के दौरान बड़े बड़े पौधे और फिर बिजली के तार से दूर रहने की अपील की गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में इंटर पास छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को मिलेगी जिन्हें इंटर में 72% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। जहाँ खबर के अनुसार नेशनल स्कीम छात्रवृत्ति के तहत सामान्य श्रेणी के विज्ञान संकाय में 375 अंक तक लाने वाले छात्र और छात्राओं को ये छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि कला संकाय में 372 अंक और वाणिज्य संकाय में छात्र के 378 और छात्र के 376 अंक लाने वालों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के बोर्ड के विद्यार्थियों को सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस साल बिहार इंटर के 3,50,000 विद्यार्थियों को नेशनल स्कीम छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसको लेकर के कट ऑफ जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड ने संकायवार छात्रों के नाम, उनके रोल नंबर, अभिभावक के नाम के साथ जारी किया है। जिन छात्र छात्राओं का नाम इसमें शामिल है वो इस नेशनल स्कीम छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 तक बिहार 4 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जाएगा, जहां इससे बिहार के विकास में तेजी आएगी और फिर लोगों का आवागमन भी सुगम हो जाएगा। एक रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार से गुजरने वाली गोरखपुर टू सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए बिहार के कई जिलों में सर्वे का काम शुरू हो गया है। जहाँ साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे के लिए DPR तैयार किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना 2 के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। वहीं वाराणसी से कोलकाता के बीच भी एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होकर के गुजरेगा। इसके लिए भी सर्वे का काम चल रहा है। बहुत जल्द इसका टेंडर निकाला जाएगा। आपको बता दूं कि रक्सौल टू हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रक्सौल, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर और बांका से गुजरेगा, जबकि पटना, आरा, सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी इसी शाम शुरू किया जा सकता है। इसकी तैयारी की जा रही है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा, सारण समेत 25 जिलों में कोरोना के 186 नए मरीज मिले हैं, जहां इससे लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। जहां खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर पटना में सबसे अधिक 90 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि भागलपुर में 15, दरभंगा में 4, सारण में 8, गया में 11, अररिया में 1, अरवल में 4, बांका में 1, बेगूसराय में 7, पूर्वी चंपारण में 1 और जहानाबाद में 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं खगड़िया में 7, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 3, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 6, नालंदा में 1, पूर्णिया में 4, रोहतास में 6, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सीतामढ़ी में 4, सुपौल में 2, वैशाली में 3, पश्चिमी चंपारण में 1 नए कोरोना मरीज मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने बिहार समेत देश भर में LPG सिलेंडर के दामों में 198 रुपये की कटौती की है। हालांकि ये कटौती कमर्शियल सिलेंडर पर की गई है, घरेलू सिलेंडर पर नहीं की गई है। खबर के अनुसार पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कमर्शियल सिलेंडर के रेट में ये कटौती की है, जबकि 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर ना सस्ता हुआ है और न ही महंगा हुआ है। जहाँ इसके रेट में किसी तरीके के कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी होने से होटल, रेस्टोरेंट संचालक आदि लोगों को फायदा होगा। हालांकि जो लोग घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पहले द्वारा तय किए गए रेट से ही घरेलू गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। जहां लगातार हो रही बारिश से कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। जहां बिहार के अररिया और किशनगंज के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। खबर के अनुसार सीमांचल और कोसी के जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से अररिया के 1 दर्जन गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं किशनगंज जिले में बाढ़ से आधा दर्जन से अधिक सड़क और 2 पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया है। वहीं महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण पूर्णिया, कटिहार में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद है तथा नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि पर नजर रखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने से सहरसा जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जब वही कटिहार जिले में भी महानंदा, गंगा, कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे यहाँ भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 5 जुलाई को बिहार आएंगी। जी हां, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में अपने लिए समर्थन जुटाने के मकसद से अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। सूत्रों के अनुसार इसी क्रम में उनके 5 जुलाई को बिहार आने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान द्रौपदी मुर्मू बिहार एनडीए के नेताओं से मिलेंगी। यह खास करके उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होनी है। हालांकि आपको बता दूं कि जदयू ने पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर रखा है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जदयू और भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करने के अलावा वह एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं से भी मिल सकती है, साथ ही गैर एनडीए दलों के नेताओं से भी मिल सकती है। पिछले सप्ताह जब द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया था तो फिर उस समय वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से उनके आवास पर मिली थी। वही नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह को पहली पंक्ति में अपने साथ बैठाया था। अब द्रौपदी मुर्मू के सीएम नीतीश कुमार सहित अन्य एनडीए नेताओं से मिलेंगी। दोस्तों बात करते हैं कि बजट सत्र की तरह मानसून सत्र के समापन के समय राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन पर एक विधायक अपनी सीट से नहीं उठे। जब वे विधायक बैठे रहे, इस पर भाजपा के कई विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से इस पर जवाब मांगा है। भाजपा विधायक संजय सरावगी के अनुसार सीट से नहीं उठने वाले विधायक का नाम सऊफ आलम है, जो वे ठाकुरगंज से आरजेडी के विधायक हैं। संजय सरावगी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि क्या ये विधायक उनकी सहमति से सदन में बैठे रह गए। संजय सरावगी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि क्या ये विधायक उनकी सहमति से सदन में बैठे रह गए। भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद और संजय सिंह ने कहा है कि वंदे मातरम का असम्मान राष्ट्रद्रोह है, विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में बिहार अब पहले से बेहतर काम करता नजर आ रहा है। जब बिहार के लिए आज एक बेहद उपलब्धि वाला दिन रहा। जब बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड में दूसरा पुरस्कार मिला है। बिहार सरकार की तरफ से उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पंडित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये पुरस्कार लिया है। जब बिहार की इस उपलब्धि के बाद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज खासे उत्साहित हैं और उन्होंने बिहार को मिली इस सफलता पर सबको बधाई दी है। एमएसएमई के क्षेत्र में बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार हासिल करके साबित किया है कि हाल के दिनों में छोटे उद्योगों की श्रेणी में बिहार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में लगातार सरकार की तरफ से उद्योग प्रोत्साहन के लिए नीति पर चलते हुए निवेशकों को सहूलियत दी जा रही है। निवेशकों ने बिहार का रुख भी किया है और आने वाले वक्त में बिहार बड़े उद्योगों की श्रेणी में भी बेहतर परिणाम देगा। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार को यह पुरस्कार मिलने के बाद खुशी का माहौल है। अब उन लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा लगा है जो कहते हैं कि बिहार तरक्की नहीं कर सकता। बिहार अब नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से गिना जाने लगा है। दोस्तों बात करते हैं कि अटकलों के उलट नए श्रम कानून 1 जुलाई से लागू नहीं हुई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने केरीबी लैब से बातचीत में कहा है कि नए कानूनों के 4 कोड औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, वेतन और पेशेवर सुरक्षा पर अभी मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानून को 4 कोड में समाहित कर दिया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि ये ढांचागत बदलाव है और मंत्रालय श्रम कल्याण और व्यापार की सुगमता में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र श्रम मंत्रालय राज्यों, उद्योगों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है और अभी तक की वार्ता अच्छी रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में करीब 18% बच्चे 8वीं पास करने के बाद 9वीं में प्रवेश नहीं करते हैं, जिसे लेकर के बिहार सरकार काफ़ी चिंतित है। शिक्षा विभाग की ओर से 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस दौरान शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जहाँ पटना के राजेंद्र नगर बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिससे छात्रों को जागरूकता लाई जाएगी। सरकार शिक्षा देने को लेकर के काम कर रही है, छात्रों को भी इस बात को समझने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 17 से 18% छात्र 8वीं पास करने के बाद 9वीं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि जागरूकता अभियान चला करके जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और शिक्षक घर घर जाकर के छात्रों को 9वीं क्लास में प्रवेश लेने के लिए
अपील करें, यानी कि नामांकन करने के लिए अपील करें। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार शिक्षा देने को लेकर के काम कर रही है, छात्रों को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जागरूकता रथ कला जत्था की टीम और फिर प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों में चेतना भरने की अपील की है। दोस्तों बात करते हैं कि कल का दिन बिहार में तबादले का दिन रहा। जी हां, अलग अलग विभागों में जून महीने के आखिरी दिन खूब तबादले हुए। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से लेकर के स्वास्थ्य महकमे तक, शिक्षा विभाग से लेकर खास उपभोक्ता विभाग तक में बदलाव तबादले का दौरा जारी रहा। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक समाज कल्याण विभाग में भी बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। जब बिहार में 145 CDPO का तबादला किया गया है। इसकी अधिसूचना 2-3 दिन पहले ही जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, समाज कल्याण विभाग में 145 से CDPO के साथ साथ 4 DPO का भी तबादला किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हर जिले में नीतीश नगर और मोदी नगर बनाए जाने की घोषणा के साथ ही बिहार में सियासत तो शुरू हो गई है। इस योजना को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक तरफ जहां विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने इस योजना पर तंज कसा है, वहीं JDU के उपेंद्र कुशवाहा ने इस योजना का स्वागत किया है। सरकार की इस घोषणा की सराहना JDU नेता उपेंद्र कुशवाहा ने की है। उन्होंने गाँव को और बेहतर बनाने की बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के हर गाँव में सुविधा बेहतर करने का काम कर रहे हैं। गाँव में बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर की जा रही है। इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है, इसीलिए नहीं कहा जा सकता है, पर बिहार में गांव समृद्ध हो रहे हैं। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने इस घोषणा पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में सिर्फ घोषणा ही होती है, हकीकत में कुछ नहीं होता है। इससे पहले भी सभी सांसदों को गाँव गोद लेकर के आदर्श गाँव बनाने और फिर हर सुविधा देने की घोषणा हुई थी, पर आज तक किसी गाँव को आदर्श नहीं बनाया जा सका। नीतीश कुमार या फिर मोदी के नाम से गाँव बनाकर के क्या होगा? जब सुविधाएं ही नहीं मिलेगी तो फिर ये नाम से क्या होगा? दरअसल मामला ये है कि बिहार में अब नीतीश नगर और मोदी नगर के नाम से हर जिले में गांव बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि गांव का नाम मोदी नगर और नीतीश नगर होगा, ये हर जिले में होगा। इसके लिए सरकार ने कई जिलों में निरीक्षण भी किया है। इस योजना की शुरुआत बांका जिले से किए जाने की संभावना है। हालांकि इस घोषणा के साथ ही बिहार में सियासत शुरू हो गई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर के फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर अपनी टिप्पणी के जरिए देश भर की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर कहा है कि नुपुर शर्मा पूरे भारत में भड़की हिंसा के लिए अकेले जिम्मेदार है और उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला नुपुर शर्मा ही अकेले जिम्मेदार है। उन्होंने और उनकी जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उनकी टिप्पणी जिम्मेदार है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में बाढ़ ने तबाही मचाई है। जहां महानंदा एवं कनकई नदी में उफान है, जहां परमान नदी का पानी भी गांव में घुसने लगा है, जहां लोगों के बीच अब दहशत का माहौल है। कई जगहों पर सड़क के आर पार बाढ़ का पानी बह रहा है। जहां ग्रामीण बाढ़ के खतरे को देखते हुए रत जगह करने को मजबूर हो चुके हैं। जब पूर्णिया के बैसा प्रखंड क्षेत्र से होकर के गुजरने वाली महानंदा और कनकई नदी उफान आने के कारण प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण प्रखंड क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब बाढ़ के कारण प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह सड़क ध्वस्त हो गई है। इसके कारण प्रखंड क्षेत्र के ज्यादातर गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से भंग हो गया है। अफरा तफरी के बीच लोग स्कूल और सामुदायिक भवन समेत ऊंचे स्थलों पर पनाह लेने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। इसी बीच अमोर प्रखंड क्षेत्र में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से कनकई, परमान सहित महानंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। कनकई, महानंदा और परमान नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही मैदानी इलाकों में फैलते हुए गाँव में घुस गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीवान में 3 बच्चों की मां का दिल किसी और पर आ गया। जब महिला ANM के पद पर काम करती है, जब गांव के ही किसी लड़के से इश्क होने के बाद वे उसके साथ 15 दिन पहले फरार हो गई। जब पुलिस ने प्रेमी के साथ फरार हुई महिला को सीवान से बरामद कर लिया है और शुक्रवार को 164 के बयान के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि महिला अपने प्रेमी रामपुर कोठी निवासी विकास रस
रस्तोगी के साथ 17 जून को अपने बच्चों को छोड़ करके फरार हो गई थी। इस मामले में उनके पति ने थाने में आवेदन देकर के विकास रस्तोगी पर अपनी पत्नी का शादी की नियत से अपहरण कर लेने का आरोप लगाया था। इसमें विकास के भाई आकाश रस्तोगी, बहन रानी कुमारी, मां रिंकू देवी सहित 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जब पुलिस अपहर्ता की बरामदगी तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, तभी गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को महिला को बरामद कर लिया गया है, जबकि सभी आरोपी फरार हो गए हैं। इस मामले में थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया है कि ये एनएम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला अल्पवास गृह सीवान में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक महिला का पति नालंदा में रहता था, जब महिला सीवान में किराए के मकान पर रह करके एएनएम का काम करती थी। पति यहाँ आता जाता भी था, लेकिन इसी बीच महिला की नजदीकी गांव की ही विकास रस्तोगी से बढ़ गई और दोनों ने साथ रहने का प्लान बना लिया और बीते 17 जून को भाग निकले। दोस्तों, डॉक्टर को धरती का सबसे महान इंसानों में माना जाता है। वर्तमान परिवेश में अधिकांश डॉक्टर इस पेशे को बड़ी कमाई का जरिया बनाने की ओर अग्रसर दिख रहे हैं, लेकिन गया जिला के एक डॉक्टर संकेत नारायण सिंह इससे ठीक उलट है। डॉक्टर संकेत नारायण सिंह के पास MBBS की डिग्री है। इनकी खासियत यही कि डॉक्टर संकेत जरूरतमंदों का फ्री में इलाज करके फीस के रूप में आशीर्वाद लेते हैं। जहाँ गया जिला के घुंगड़ी टांग बाईपास में किराए के मकान में क्लिनिक चला रहे डॉक्टर संकेत नारायण सिंह पिछले 41 साल से सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर संकेत नारायण सिंह कहते हैं कि ईश्वर ने दूसरों की मदद करने के लिए ये जीवन दिया है। जब गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने का बढ़िया माध्यम डॉक्टर बनकर के फ्री में इलाज करना है। इसी उद्देश्य और फिर उत्साह के साथ बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और समाज सेवियों को फ्री में इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर संकेत नारायण सिंह प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, जो यहाँ बिहार के कई जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी मरीज आते हैं। डॉक्टर संकेत की क्लिनिक में 75 साल से ऊपर लोगों का फ्री में इलाज और फिर दवा दिया जाता है। साथ ही ऐसे मरीजों को पैसे देकर के आशीर्वाद भी लेते हैं। डॉक्टर संकेत नारायण सिंह रोजाना करीब 50% मरीजों का फ्री में इलाज करते हैं। इनकी सेवा भावना की चर्चा काफ़ी होती है। ये अपने कमाई का 75% समाज सेवा में खर्च कर देते हैं। जब पिछले 41 सालों से इस तरह की सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर संकेत नारायण अपने 1/3 का कमाई का पैसा क्लिनिक के पास ही एक मंदिर बनाने में लगा रहे हैं। यहाँ इलाज कराने आए मरीजों को दवा देते वक्त डॉक्टर संकेत नारायण सिंह गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। वे भगवान बुद्ध और मदर टेरेसा को भी अपना आदर्श मानते हैं। बिहार के छपरा जिले के खैरा गांव के मूल निवासी डॉक्टर संकेत नारायण सिंह बताते हैं कि मेडिकल ऑफिसर की नौकरी छोड़ करके समाज सेवा को जीवन जीने का आधार बनाया। वे बताते हैं कि सक्षम लोगों से इलाज की फीस लेते हैं, जो कि 100 रुपये है। जो कमाई होती है उसका 75% हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं। लाचार और असहाय लोगों का इलाज कराने के साथ फ्री में दवा भी देते हैं। यही नहीं, रात में ठहरने से लेकर के खाने तक की पूरी व्यवस्था भी फ्री में करते हैं। रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज फ्री में किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के वैशाली जिले में चूहों का एक और कारनामा सामने आया है। जब वैशाली जिले में गंडक नहर पर बना बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे खेतों में पानी फैलने लगा है। बताया जा रहा है कि चूहों ने बांध को कुतर दिया, जिससे डैम का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि चूहों ने बांध को खोखला कर दिया था। जब नहर में जब पानी का दबाव बढ़ा तो फिर बांध टूट गया। चूहों की इस कारकस्तानी का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा है। जब नहर से पानी निकलने के चलते खेत डूब गए। आपको बता दें कि इससे पहले चूहों द्वारा शराब पीने और फिर नालों को जाम करने जैसी खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में लगातार मानसूनी बारिश होने के हालात बिगड़ने लगे हैं। जहाँ नेपाल की सीमा से लगती नदियां उफान पर है। स्थानीय नदियों के साथ ही अब कोसी भी उफनाने लगी है। बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे 327E को पार करते हुए शहरी इलाकों में घुसने लगा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के शुरुआती दौर में कोसी नदी के उफनाने से इलाके के लोग सहम गए हैं। जब बाढ़ का पानी शहरों में घुसने से स्थिति की और बिगड़ने की आशंका और फिर गहराने लगी है, जहाँ शहर वासियों की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि मानसून फिलहाल अपने शुरुआती चरण में है। जब मानसून के सक्रिय होने से सीमांचल के क्षेत्रों के साथ ही नेपाल की तराई वाले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इससे इलाकों की छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। जानकारी के अनुसार कोसी नदी के उफनाने की वजह से अररिया के शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। अररिया जिले के 0 माइल के पास NH 327E कोसी के पानी में डूब गया है।
नदी का पानी हाईवे के ऊपर से बह रही है। इससे राहगीरों को गाड़ी चलाने को परेशानी हो रही है। जहाँ 0 माइल से चांदनी चौक जाने वाले रास्ते पर कोसी नदी का पानी चढ़ गया है। इससे इस मार्ग पर आवागमन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वहीं उफनाई कोसी का पानी शहरी इलाकों में भी घुसने लगा है। शहर में पानी घुसने से आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। वहीं बाढ़ से निपटने के स्थानीय प्रशासन के दावे की पोल खुल गई है। नेपाल के तराई और किशनगंज में लगातार बारिश से रतुआ, कंकई और नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। इससे टेरागाछ प्रखंड के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत हवाकोल, चिल्हनिया पंचायत के सुहिया गांव सहित कई अन्य गांव में पानी भर गया है। कई जगह सड़कें भी डूब गई है। नदी को पार करने के लिए बनाए गए चचरी के पुल भी बह गए हैं। ऐसे में लोग नाव के सहारे नदी को पार करने को मजबूर हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।